दोस्तों, एक महिला जिसका नाम होता है रचना तिवारी। रचना तिवारी की पहली शादी होती है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। इसी तरह से उसकी शादी को 5 साल गुजर जाते हैं। इन 5 सालों में रचना तिवारी के 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन शादी के 5 साल के बाद पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू होता है और रचना अपने पति को तलाक देकर मायके आकर बैठ जाती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे कुछ वक्त गुजर जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद रचना तिवारी दूसरी शादी करती है। दूसरी शादी करने के बाद अब दूसरे पति के साथ भी वो खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही रचना तिवारी और उसके पति के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। रचना तिवारी अपने पति और पति के बड़े भाई को झूठे आरोप में जेल भिजवा देती है। उसके बाद वो कोर्ट के चक्कर काटने लग जाती है। अब उसी दौरान कोर्ट में रचना तिवारी की मुलाकात एक पूर्व प्रधान से होती है। दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदलती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब जो रचना तिवारी होती है उस पूर्व प्रधान के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाती है। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। साल 2025 कुछ महीने पहले ही रचना का जो दूसरा पति होता है उसकी मौत हो जाती है। अब जब रचना देखती है कि उसके पति की मौत हो गई, अब रचना जो होती है वो अपने प्रेमी से शादी का दबाव बनाती है और कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। लेकिन जो उसका प्रेमी होता है शादी करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा होता है। लेकिन अब आए दिन रचना शादी के बारे में उससे बातें करती और दोनों में विवाद होता। अब इसी बीच जो उसका प्रेमी होता है वो प्लान बनाता है कि क्यों ना इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। 9 अगस्त की रात को जो रचना का प्रेमी होता है वो 2 लोगों को हायर करता है और अपनी प्रेमिका यानी कि रचना को गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि चलो घूम कर आते हैं। अब बीच रास्ते में ही जो उसका प्रेमी होता है फिर से इस बात को छेड़ता है और कहता है कि देखो रचना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अब उस दौरान दोनों के बीच में गाड़ी में ही बहस हो जाता है। बहस के दौरान ही जो उसका प्रेमी होता है गला घोट कर उसको वहीं पर मौत की घाट उतार देता है। उसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर हाईवे में चले जाते हैं। हाईवे में ले जाने के बाद रचना के बॉडी को 7 टुकड़ों में वो लोग बांट देते हैं। उसके बाद 3 बोरी में अलग अलग पार्ट रखा जाता है। उसके बाद रचना के डेड बॉडी को पहले तो सर को वो लोग नदी में फेंकते हैं। उसके बाद 2 बोरी जो होती है गांव में कुएं में फेंक देते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। लेकिन वही उसी खेत में सुबह सुबह के वक्त एक किसान जाता है काम करने के लिए। उसी कुएं के पानी से खेतों में पानी पटा रहा होता है। पानी से दुर्गंध आती है। अब वो कुआं में चला जाता है झांकने के लिए कि आखिर कुआं में है क्या। जब वो झांक कर देखता है तो कुएं में 2 बोरी ऊपर ही तैर रही थी। अब उस वक्त वो घबरा जाता है, पुलिस को सूचना देता है। पुलिस की टीम वहां पर आती है। जब दोनों बोरी को निकाला जाता है तो उसमें से डेड बॉडी बरामद होती है, लेकिन उसमें सर होता ही नहीं है। अब पुलिस के लिए ये तो मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है, लाश की पहचान कैसे होगी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस केस को सुलझाती है और किस तरह से सुलझाती है दोस्तों आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी की। दरअसल झांसी का एक इलाका जिसका नाम है तोड़ी फतेहपुर। बात है 13 अगस्त की। किशोरपुर गांव में सुबह सुबह के वक्त एक विनोद पटेल नाम का किसान अपने खेतों में जाता है पानी पटाने के लिए। अब खेत के पास ही एक कुआं था। उसी कुआं में उसने मोटर लगाया हुआ था और मोटर चालू करके ही वो खेतों में पाइप से पानी पटा रहा था। पानी पटाने के दौरान पानी से अजीब तरह की दुर्गंध आती है। उस दुर्गंध को सुनकर वो एकदम से परेशान हो जाता है कि आखिर पानी में ऐसा क्या है जो इस तरह की अजीब सी दुर्गंध आ रही है। अब इस बात के लिए चला जाता है कुआं के पास जाता है और झांक कर जब देखता है तो कुएं के अंदर पानी के ऊपर 2 बोरी तैर रही होती है। अब वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये 2 बोरी यहाँ पर आई तो आई कहाँ से। अब उस दौरान वो एकदम से घबरा जाता है। अपने आजू बाजू के लोगों को भी इस बारे में बताता है। अब जो वहाँ के लोग होते हैं नज़दीकी थाने में सूचना दे देते हैं।
सूचना मिलते ही जो झांसी की पुलिस होती है अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद अब जो कुएं के अंदर 2 बोरी होती है उसे बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाल के जब बोरी को खोलकर देखा जाता है, देखने के बाद पुलिस और गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उसमें धड़ होता है। अब उस धड़ को जब बाहर निकाल कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो धड़ किसी महिला का है। पहले तो गले से नीचे का जो हिस्सा होता है वो एक बोरी में होता है, उसके बाद कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो एक बोरी में होता है, जिससे साफ पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी एक महिला की है। लेकिन उसके बाद कुएं में फिर से खंगाला जाता है, छानबीन की जाती है तो उसमें से एक हाथ बरामद होता है, लेकिन सर का कोई अता पता नहीं था। अब जो पुलिस की टीम होती है वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है, किसको इतनी बेरहमी से हत्या करके यहाँ पर काटकर फेंका गया है। पुलिस के लिए ये बहुत ही मुश्किल केस था, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल था। अब जो पुलिस की टीम होती है गांव वालों से पूछताछ करती है और पूछती ये है कि तुम्हारे गांव से कोई महिला क्या गुम हुई है। अब गांव के सभी लोगों की भीड़ थी वहां पर। सभी लोग कहते हैं कि नहीं सर, हमारे गांव से तो कोई भी महिला गुम नहीं हुई है। पुलिस बहुत परेशान हो जाती है। सबसे पहले पुलिस तो उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि उस डेड बॉडी से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। उसके बाद पुलिस जांच में लग जाती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें ये लिखा हुआ था कि महिला का गले घोंटकर हत्या किया गया है। हत्या करने के बाद धारदार हथियार से महिला के डेड बॉडी को टुकड़ा किया गया है। उसके बाद ही महिला को ठिकाने लगाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी क्लियर हो जाता है कि महिला की उम्र लगभग 35 साल की रही होगी। अब जो पुलिस की टीम होती है छानबीन में लग जाती है, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा होता है कि आखिर ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसका पहचान क्या है। अब इस केस का खुलासा करने के लिए पुलिस जो होती है टीम गठित करती है, जिसमें कि 10 टीम होता है। अब जो पुलिस की टीम होती है अलग अलग तरीके से छानबीन शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस एक पर्ची छपवाती है। उस पर्ची को लगभग बहुत सारे गांव में बंटवाया जाता है। पर्ची बंटवाने के बावजूद भी पुलिस के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आती है जिससे इस केस का खुलासा हो सके। अब इसी तरह से धीरे धीरे 18 अगस्त का दिन आ जाता है। 18 अगस्त के दिन एक दूसरे गांव के लड़के के हाथ में यह पर्ची पहुंचती है। जब वो लड़का पर्ची को अच्छे से पढ़ता है उसके बाद वो लड़का चला जाता है अपने एक परिचित के पास और उस लड़के को बताता है कि देखो ये पर्ची पढ़ो, तुम्हारी बहन भी कुछ दिनों से गायब है ना। अब जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, मेरी बहन तो गायब है और अभी तक मेरी बहन का कोई अता पता नहीं चला है। अब जो लड़का होता है उस पर्ची को लेकर नज़दीकी थाने में चला जाता है। वहां जाने के बाद वो ऑफिसर से कहता है कि सर, आपने जो पर्ची छपवाई है दरअसल मेरी बहन भी कुछ दिनों से गायब है और उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। अब जो पुलिस की टीम होती है वो कहती है कि देखो, जो डेड बॉडी हमें बरामद हुई है उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसको कई टुकड़ों में काटा गया है और सर भी अभी तक गायब है। सर हमें अभी तक मिला नहीं है और जो डेड बॉडी थी उसका हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया है। अब तुम बताओ, तुम्हें किसी पर शक है क्या? तुम्हारी बहन का कोई दुश्मन था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था? अब जो उसका भाई होता है वो कहता है कि सर, मेरी बहन एक लड़के से प्यार किया करती थी, मुझे ऐसा लगता है कि उसी के प्रेमी ने मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ काम किया है और उसका नाम होता है संजय पटेल। दरअसल जो संजय पटेल होता है वो पूर्व प्रधान था और वो टोढ़ी फतेहपुर का रहने वाला होता है। पुलिस जब एड्रेस लेती है उसके बाद पुलिस की टीम चली जाती है संजय पटेल के घर। जैसे ही पुलिस संजय पटेल के घर जाती है, संजय पटेल अपने ही घर में अपने भतीजे के साथ बैठकर बातचीत कर रहा होता है। अब उस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो संजय पटेल से बातचीत करती है। बातचीत करने के दौरान जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो संजय पटेल होता है वो बहुत ही शातिर इंसान होता है। वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस कहती है कि आखिर उस दिन तुम गए कहाँ थे, कुएं के पास तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा जो मोबाइल फोन का लोकेशन है वो उसी कुएं के पास दिखा रहा है। जब पुलिस इस तरह से सख्ती से पूछताछ करती है तब जाकर जो संजय पटेल होता है वो अपना जुर्म कबूल करता है और सारी कहानी सच सच बताने लगता है और वो कहता है कि रचना की हत्या मैंने ही की है।
दोस्तों, दरअसल जो रचना होती है वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के मेलवाड़ा की रहने वाली होती है। उसकी पहली शादी होती है। पहला जो पति होता है, पहला पति के साथ वो अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही होती है। उसकी शादी 5 सालों तक अच्छी चलती है। इन 5 सालों में रचना के 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है और दोनों का झगड़ा लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ता है कि रचना अपने पति को तलाक दे देती है और अपने मायके आकर रहने लगती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजरता है। कुछ वक्त और गुजरने के बाद रचना दूसरी शादी करती है साल 2023 में शिवराज यादव से। दूसरी शादी करने के बाद अपने पति के साथ वो अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही होती है, लेकिन शादी के कुछ महीने के बाद ही रचना अपने दूसरे पति शिवराज यादव से झगड़ा लड़ाई करती है और उसके बाद अपने पति और पति के बड़े भाई पर रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर देती है। उसके बाद जो रचना होती है कोर्ट के चक्कर काटने लग जाती है। अब उसी दौरान कोर्ट में ही रचना की मुलाकात होती है पूर्व प्रधान संजय पटेल से। संजय पटेल जो होता है रचना की खूब मदद भी करता है। किसी चीज़ की भी उसको ज़रूरत होती, जो भी चीज़ की मदद चाहिए होती, वो पूरी मदद रचना का कर रहा होता है। अब उसी दौरान रचना की संजय से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और उन दोनों की दोस्ती कुछ ही वक्त के बाद प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से अब बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। जब दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाता है, उसके बाद जो संजय पटेल होता है गांव से अलग एक किराया का मकान लेता है और वहीं पर अपनी प्रेमिका रचना के साथ लिविंग रिलेशनशिप के तौर पर रहने लगता है। अब इस तरह से रचना अपने प्रेमी संजय के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। रचना के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वो हर जरूरतों को पूरा कर रहा था। अब इसी बीच साल 2025 में आज से 2 महीने पहले जो रचना का दूसरा पति होता है उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो रचना को थोड़ा अजीब लगता है और रचना के मन में यह ख्याल आता है कि क्यों ना वो संजय से शादी कर ले। अब इस बारे में रचना संजय से बात करती है और कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन जो संजय पटेल होता है वो पहले से शादीशुदा था। वो मना कर देता है शादी करने से और कहता है कि मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, किसी भी सूरत में मैं शादी नहीं कर सकता। जब रचना इतना सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब उसके बाद से ही आए दिन दोनों में विवाद शुरू हो जाता है। शादी की बात को लेकर दोनों हमेशा झगड़ा करने लगते हैं। अब जो रचना होती है बार बार दबाव बना रही थी शादी के लिए ही। अब इस बीच जो संजय पटेल होता है वो एक षड्यंत्र रचता है और मन ही मन वो फैसला कर लेता है कि किसी भी हालत में रचना को मौत के घाट उतारना ही होगा, वरना ये इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अब इसी बीच प्लानिंग के तहत जो संजय होता है वो अपने भतीजे से बातचीत करता है। संजय का जो भतीजा होता है संदीप और संदीप का जो दोस्त होता है प्रदीप, ये तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग के तहत 9 अगस्त की रात को जो संजय होता है रचना से कहता है कि चलो रचना घूमने के लिए जाते हैं। अब जो रचना होती है तैयार होती है, संजय रचना गाड़ी में बैठते हैं। उसी गाड़ी में प्रदीप और संदीप भी होता है। सभी निकल पड़ते हैं। अब बीच रास्ते में ही जो संजय होता है रचना से इस बारे में बातचीत करता है और समझाने की कोशिश करता है। दरअसल वो सोच के गया था कि अगर रचना मान लेगी कि शादी नहीं करूंगा तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो मौत के घाट उतार दूंगा, इतना वो सोच कर गया था। जब शादी की बात करता है और कहता है कि देखो रचना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, अगर शादी कर लिया तो बवाल हो जाएगा। लेकिन रचना इस बात को नहीं मानती है और गाड़ी में ही दोनों में बहसबाजी हो जाता है। अब उसी दौरान जो संजय होता है रचना का गला घोटकर वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर चले जाते हैं हाईवे में। हाईवे में जाने के बाद धारदार हथियार से पहले तो रचना की बॉडी को 7 टुकड़ों में बांटा जाता है। उसका जो सर होता है धड़ से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद भी और 6 टुकड़े होते हैं। 3 बोरी में अलग अलग बॉडी पार्ट को रखा जाता है। एक बोरी में 2 सर को रखा जाता है। बाकी जो 2 बोरी होती है उसमें अलग अलग पार्ट को भर दिया जाता है।
उसके बाद वो लोग रचना के सर को रेवन नदी में फेंक देते हैं और जो बाकी 2 बोरी होती है उसी कुएं में जाकर फेंकते हैं जहां से रचना का बॉडी पार्ट निकाला गया था। उसके बाद सभी अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि जैसे कि उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। जब पुलिस संजय की ही जुबानी यह पूरी कहानी सुनते हैं, पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कोई इंसान इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। अब उसी वक्त पुलिस संजय और उसके भतीजे संदीप को गिरफ्तार कर लेती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन वहीं पर जो संदीप का दोस्त होता है प्रदीप, वो फरार रहता है। पुलिस उसको ढूंढने के लिए जगह जगह पर छापेमारी करती है, लेकिन कहीं पर भी उसका कोई अता पता नहीं चल पाता है। अब इसी बीच 21 अगस्त को पुलिस प्रदीप को मुठभेड़ में इनकाउंटर कर पकड़ लेती है और उसको भी जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। तो दोस्तों, ये रही घटना की पूरी कहानी आपके सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।